नमस्कार विद्यार्थियों, हम टेंसेस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने तीनों सिंपल टेंस है वो पढ़ लिए थे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ये तीनों जो सिंपल टेंस है वो हम पढ़ चुके थे और आज हम आगे शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कि जो भी कोई काम है जो लगातार चल रहा होगा उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लेकर के आएंगे, ठीक है। यदि कोई काम लगातार आज चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि भूतकाल का कोई काम हो जो चल रहा हो उसके बारे में चर्चा हुई, ठीक है, जैसे आज से 1 महीने पहले इसी दिन हम ये काम कर रहे थे, ये वाक्य आ गया, इसका मतलब ये भूतकाल की बात है, लगातार काम होने की बात कर रहे हैं, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और एक जब भविष्य में, मतलब आज से 1 साल बाद इसी दिन हम ये काम करेंगे या कर रहे होंगे इस आज के दिन, तो वो होगा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी हैं, आपने पहले भी देखा, इसमें एक तो फिक्स है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। आईएनजी का मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। पहचान हमने आपको बताई भी थी कि जो भी प्रेजेंट है उसके अंत में क्या है, हाँ, ही या हूँ आएगा। जो पास्ट होगा उसमें क्या आएगा, थे, था, थे, थी। और जो फ्यूचर होगा उसके अंदर क्या आ रहा था, गे, गा, गे, गी। ये जो शब्द थे वो फ्यूचर के अंतर्गत आ रहे थे। मेन टेंस की बात करें, प्रेजेंट होगा अंतिम शब्द ये थे, पास्ट में अंतिम शब्द ये थे और फ्यूचर में अंतिम शब्द ये थे। अब जो कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जो कॉन्टिन्यूअस की सीधी सी पहचान होगी, रहा, रही और रहे। ये शब्द आपको नजर आए, इसका मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए रही बात प्रेजेंट की बात करें, तो आपके सामने वाक्य है, उसमें देखिए हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, ये वाक्य है। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम गाना गा रहे थे। और तीसरा, हम गाना गा रहे होंगे। ये 3 हमने लिख दिए, सेंटेंस लिख दिए। अब देखिए टेंस में बदल क्या रहा था, टेंस में एक तो वर्ब की फॉर्म बदलती है और एक हेल्पिंग वर्ब बदलती है, इसके अलावा तो और कुछ बदल ही नहीं रहा है। अब देखिए आपको पहचान करनी है, लास्ट शब्द के ऊपर जाइए। लास्ट शब्द इसके अंतर्गत क्या है, है किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट के अंतर्गत। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो आपके प्रेजेंट टेंस का है। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए, इसका जो लास्ट शब्द है वो थे शब्द है, इसका मतलब ये कौन सा है, पास्ट का है, क्योंकि पास्ट में ये था, थे था, और इसमें ये शब्द है वो गए है, इसका मतलब ये कौन सा है, फ्यूचर का है, ठीक है। मेन टेंसेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेमी टेंस की। तो इससे सेकेंड लास्ट शब्द को देखिए, तीनों में क्या है, रहे, रहे, रहे। इसका मतलब रहा, रही या रहे, ये शब्द आपको नजर आएंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। मतलब क्या होगा कि जो पहला वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और तीसरा जो वाक्य है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब वाक्य को बढ़ाने के मैंने नियम बताए थे, क्या था, यदि कोई वाक्य सिंपल वाक्य था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, हम सकारात्मक की बात करें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मेन सूत्र क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। और जब नेगेटिव में क्या था, तीसरे नंबर पे नोट था। यहीं से हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या था, ये सेम चल रहा था और यहाँ पे क्या लग रहा था, नोट लग रहा था, ठीक है। और उसके बाद में इंटेरोगेटिव में क्या था, इंटेरोगेटिव में था हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, सब्जेक्ट आएगा बाद में, वाक्य आपका जैसा वाक्य है वैसा ही रहेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो 2 ये चलेंगे, इस जगह पे क्या आ जाएगा, नोट। उसके बाद में 5वां कौन सा था, WH वाक्य था। जो WH वाक्य था, WH टाइप का, उसमें पहले शब्द आएगा WH वर्ड,
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और जब WH नेगेटिव की हम बात करें, जब WH नेगेटिव की हम बात करें, WH इंटेरोगेटिव, ये होगा WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तब उसमें क्या था, चाहे आप यहाँ नोट लगा दीजिए चाहे यहाँ नोट लगा दीजिए, दोनों में से एक जगह आप नोट लगा दीजिए, दोनों ही सही होंगे और उसके बाद आप वाक्य को पूरा कर लेंगे। ये था, ये मेन सूत्र थे। अब तीनों में फ़र्क क्या है देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल का जो वाक्य होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो वाक्य है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग आएगी वो विल बी या सेल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। ये लगेगी इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के अंत में, जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी स्पेलिंग के अंत में जहाँ अस आपको दिखाई दे उसका प्रयोग आप एक वचन के साथ करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इज, इसके अंत में क्या है अस, इसका मतलब इसका हम किसके साथ प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे। एक वचन बोले तो कौन सा था, या ही, सी, इट, या कोई नाम, एक नाम, एक ही व्यक्ति का नाम, ये थे हेल्पिंग एक वचन की श्रेणी के अंतर्गत। ये एक वचन कर्ता की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ता की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो बच रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें एम है, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, ये अलग है, तो ये इज है, ये एक वचन होगा। आर है, ये किसके साथ प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ प्रयोग होगा। वाज है, इसकी स्पेलिंग के अंत में क्या है, अस लगा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन के साथ होगा। और वर है, इसका मतलब किसके साथ होगा, बहुवचन के साथ होगा। फिर देखिए विल बी और सेल बी, तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम सेल लगा रहे थे, बाकी सब के साथ विल लगा रहे थे। आप आंख बंद करके सब में विल ही लगा देना, गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान की जो अंग्रेजी है उसमें सेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस न दे करके विल का ही प्रयोग करते हैं और विल सही भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो चलिए हम इस वाक्य को बनाते हैं। पहले इन तीनों को बनाएंगे ताकि आपको तीनों के बीच का अंतर समझ में आ जाए। हम तीनों वाक्यों का अलग से एक साथ बनाऊंगा मैं, ताकि आपको तीनों का अंतर ढंग से समझ में आ जाए। और जैसे ही ये तीन हम वाक्य बना करके ख़त्म करेंगे, उसके बाद तीनों टेंसों का अलग अलग हम पूरे 6 वाक्य बनाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। देखिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो यहाँ भी पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ भी पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना था। अब चलिए अफर्मेटिव वाक्य है ये, अफर्मेटिव का ये सूत्र था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वी है, इसका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत क्या आएगा, वर। अभी आपने कर रखा है फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल कर रखा है, तो यहाँ वी है तो आप लगा दो सेल बी, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखनी है वर्ब, और वर्ब क्या है, गाना। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग। देखिए गाना जो वर्ब है, सिंग होगा वर्ब मतलब क्रिया, और जो सॉन्ग होता है वो होता है नाउन, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 नंबर पे हम बात कर रहे हैं वर्ब की। तो वर्ब गाना है, और गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग लगा दिया। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको मैंने बात बताई थी कि जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसके अंतर्गत लगातार आता है। लगातार के मतलब आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो वी आर सिंगिंग, और उसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो यहाँ पे लिख दिया सॉन्ग, या ए सॉन्ग लिखो और भी बेटर होगा, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। और वहाँ पे यहाँ क्या होगा, वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग, और इसमें क्या होगा, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग।
अब देखिए फर्क क्या है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस होगा उसके अंदर तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको बताया था मैंने। जो भी परफेक्ट टेंस है उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जो भी सिंपल टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उनके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो भी आईएनजी वाले थे, कॉन्टिन्यूस टेंस वाले थे, उसके अंदर हम किसका प्रयोग करना था, हमें आईएनजी का प्रयोग करना था, क्योंकि तीनों ही हम कॉन्टिन्यूस का कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जब टेंस में जब हम परिवर्तन करते हैं एक टेंस में, तो फर्क रहेगा हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का, ठीक है। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब वर्ब का भी कोई फर्क नहीं है। अब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का ही फर्क आ रहा है। इसमें आर लगा, इसमें वर लगा और इसमें लगा सेल पी। बाकी सब तीनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हम तीनों को एक बार के लिए अलग अलग करते हैं। अलग अलग मतलब सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमें किस तरीके से वाक्यों को बनाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, पहचान क्या है। जब हम पहचान की बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो क्या थी, रहा है, रही हैं, रहे हैं और रहा हूँ, ये थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सहायक क्रिया की, मतलब हेल्पिंग वर्ब की। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इज, एम और आर, ठीक है। और उसके बाद में हम देखिए इज का प्रयोग किसके साथ था, एक वचन के साथ था। इज का प्रयोग किसके साथ था, एक वचन के साथ था। एक वचन की बात करें तो सब्जेक्ट या ही हो या सी हो या इट हो या नाम, वो भी एक नाम, एक व्यक्ति का नाम। राम सिर्फ है तो सिंगुलर है, राम एंड श्याम आ गया, इसका मतलब वो होगा प्लूरल होगा। इज, एम की बात करें तो एम का प्रयोग होगा आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ जब आई। देखिए ये हमेशा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ। तो कई बार हम क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाएंगे कि आई आ गया तो आई के साथ एम लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही बात हो रही है। और उसके बाद में इज, एम और उसके बाद आर, तो आर की बात करें तो इसका प्रयोग होगा बहुवचन के साथ। इसका प्रयोग होगा बहुवचन के साथ। और बहुवचन कौन से हैं, यू, वी और दे। और आप प्रेजेंट की बात करें तो इसके साथ आई को भी सम्मिलित कर लो, क्योंकि आई प्रेजेंट में बहुवचन होता है, लेकिन जैसे ये आई पास्ट में जाएगा वो एक वचन के अंदर, मतलब आई वर नहीं होगा, आई वाज होगा। तो आई प्रेजेंट में बहुवचन और पास्ट में किस में होगा, एक वचन, और फ्यूचर में वापस किसके साथ आ जाएगा, बहुवचन के साथ आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात आपके। अब देखिए अब एक वाक्य बना रहे हैं, जैसे हम, नहीं मैं ये लिख देता हूँ, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ये है अफर्मेटिव वाक्य। कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव। पहचान क्या थी, अफर्मेटिव में न तो कहीं आपको नहीं शब्द नजर आएगा, न ही प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आएगा। तो न ही आपको कहीं नहीं शब्द आए, न ही आपको कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आए, इसका मतलब वो कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा। और अब देखिए अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, बच्चे क्या है, बहुवचन है, तो इनके साथ में क्या लिखेंगे, आर। बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रन आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो, और इसके साथ क्या लगाएंगे, गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू स्कूल। ये हमारा जो हो गया वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में हिंदी में क्या होगा, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अफर्मेटिव में था बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, और नेगेटिव में था बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक फ़र्क होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगा दीजिए।
तो सबसे पहले चिल्ड्रन आर और उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे नोट और गोइंग टू स्कूल। ये जो वाक्य हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। देखिए ये लिख दिया नेगेटिव, यहाँ पे लग गया नोट, और उसके बाद हम बात करें इंटेरोगेटिव की तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए आर, और आर के बाद में चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। ये जो वाक्य है ये हो गया इंटेरोगेटिव का। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी ये था, तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। तो आर चिल्ड्रन नोट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की निर्माण करने हैं। इसी तरीके से आप 5-7 वाक्य लिख सकते हैं, जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हम खेत जा रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, हम नाटक देख रहे हैं, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। इस तरीके के वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य आप खुद लिखें, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, और कॉपी में नोट करने के बाद वापस उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तो ये इस तरीके से आराम से हो जाएंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य के निर्माण हमें कैसे करना है। तो प्रेजेंट की जगह हम क्या लिख देते हैं, पास्ट लिख देते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पहचान इसमें क्या होगी, है की जगह क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये नहीं आएगा। ठीक है, सहायक क्रिया जो इसमें आएगी, जो सहायक क्रिया आएगी वाज या वर, या वाज लगा दीजिए या लगा दीजिए वर, ये है इसकी सहायक क्रिया। अब वाज का प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन के साथ। वाज का प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन के साथ। इसमें एम वाला कुछ है नहीं। और जब वर की बात करें तो वर का प्रयोग किसके साथ होगा, बहुवचन के साथ। ठीक है, इस वाक्य को हम दूसरा बनाएं। अब इसमें देखिए फर्क क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, आई जो शब्द है, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, और मैं है तो वो एक जगह नहीं टिकेगा। आई को जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे, अब जब अभी प्रेजेंट में बात कर रहे थे तो आई बहुवचन के रूप में था। मैंने आपको आई यहाँ लिखा है, वर यहाँ लिखा था मैंने आर, और आर के सामने ये मैंने बहुवचन वाले शब्द लिखे थे, और यहाँ क्या लिख दिया था, आई। लेकिन जैसे ही ये पास्ट के अंतर्गत जाएगा तो आई यहाँ न आकर के यहाँ आ जाएगा। मतलब अब इसमें क्या होगा, जो पास्ट टेंस में जो आई होगा वो एक वचन के रूप में प्रयोग होगा, न कि बहुवचन के रूप में होगा। ठीक है, अब वाक्य की बात करें, हम डांस कर रहे थे, हम डांस कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर में से, वी है तो क्या लगाएंगे, वर, और उसके बाद में डांस, और इसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, वी वर डांसिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो वी वर नोट डांसिंग। हिंदी में क्या होगा, हम डांस नहीं कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव की, तो वी वर वी डांसिंग, ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव में होगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वर वी नोट डांसिंग। इस तरीके से आपको वाक्य का निर्माण करना है। ये जो वाक्य का निर्माण था वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर, अब इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ आपने थे था वो लिखे हैं, इन शब्दों को आप हटा दीजिए, सहायक क्रिया हट जाएगी। अब इसमें ये सब सारे हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अलग ही तरीके का हमें थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें एक वचन बहुवचन वाला सिस्टम नहीं है फ्यूचर में। अब इसमें क्या करना है आपको, पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
ठीक है। सहायक क्रिया इसमें लगेगी विल बी या सेल बी। अभी के लिए आप इतना करें कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग कर रहे थे, हम सेल कर रहे थे, और बाकी सब के साथ किसका प्रयोग कर रहे थे, जो शेष जो बच गए उनके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे थे, विल का प्रयोग कर रहे थे। आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है, आप सभी के साथ विल का प्रयोग कर दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक आपको ये दिखे तो ज़रूरी नहीं है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग हो, आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग होगा, लेकिन आप वर्तमान में जो इंग्लिश है उसमें विल ही चलता है, तो आप सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा। जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, जब गहरी इंग्लिश के अंतर्गत आप जाने का प्रयास करोगे उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वाक्य कैसे आएगा, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ये आपके साथ वाक्य है। लास्ट में क्या है, गा है। अब ये लिख दिया मैंने दूसरा, मैं बाजार जा रहा होगा या वह बाजार जा रहा होगा। अब इसमें देखिए सीधा गया गा गया है, तो ये कौन सा था, फ्यूचर सिंपल वाला था, और इसमें साथ में क्या है, रहा, क्योंकि काम कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। जब लगातार काम होने के अर्थ में आएगा तब इसमें हमें क्या रहा शब्द और देखने को मिलेगा। अब इसको क्या किस तरीके से बनाएंगे, फ्यूचर सिंपल में आई, और आई के साथ आप लगा दीजिएगा विल, लगा दीजिए, आई विल गो टू मार्केट, ये था फ्यूचर सिंपल वाला। अब जैसे ही कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो आई विल बी गोइंग टू मार्केट। फ़र्क क्या है दोनों में, देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क सीधा सा ये है कि जब सिंपल वाला था उसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल थी, और कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो विल बी या सेल बी लगेगी। दूसरे में सिंपल जो टेंस थे उसमें का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होगा, बाकी इनमें कोई परिवर्तन है ही नहीं है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव आई विल नोट बी गोइंग टू मार्केट। अब ये ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन होते हैं कि ये हमें इनको एक साथ में लेकर के चलना है, अलग अलग लेकर के चलना है, ये अलग अलग ही करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए, अब यहाँ देखिए नोट लगा है, इनके बीच में लग गया, और जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो सिर्फ विल को आगे लेकर के आएंगे, न कि आप बी को लेकर के आएंगे। जैसे विल आई बी गोइंग टू मार्केट, सिर्फ विल को आगे लेकर के आना है, पूरे को आगे विल बी को आगे लेकर के नहीं आना है। और जब फिर नेगेटिव की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें आप नोट देखिए, आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट वाले सिंपल वाले तीनों टेंस होंगे, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस वाले तीनों टेंस हो गए, और अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। तीनों परफेक्ट है, उनको एक साथ पहले इनके बीच में फ़र्क क्या है वो समझ लीजिएगा, और उसके बाद हम अलग अलग तीनों के एक एक दो दो वाक्य बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट टेंस होगा, इसका मतलब वो जो काम है वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, अब परफेक्ट में हमने एक शब्द पकड़ रखा है, आप चुका, चुकी, चुके, ये शब्द है, ये शब्द आपको नजर आए, इसका मतलब वो किस में होगा, परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होगा। अब इसमें हुआ, हुई, हुए, ये भी आएगा साथ में। जैसे मैं गांव जा चुका हूँ, इसमें भी मैं गांव जा चुका हूँ मतलब मेरा जो जाने की यात्रा है वो मैं पूरी कर चुका हूँ। और या मैं गांव गया हुआ हूँ, इसका मतलब वो भी सेम ही वाक्य है। तो हुआ, हुई, हुए या गया, गई, गए, ये भी शब्द जो आएंगे वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएंगे। अब देखिए परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट टेंस में क्या था, मेन जो शब्द थे परफेक्ट में चुका, चुकी और चुके, ये आपको शब्द नजर आएंगे। अब इसमें अब देखिए मैं आपके सामने अभी भी 3 वाक्य लिख रहा हूँ। जैसे मैं
गांव जा चुका हूँ। दूसरा लिखूँ, मैं गांव जा चुका था। ठीक है, और मैं गांव जा चुका, अब इसमें मैं न आकर के वह आएगा, वह गांव जा चुका होगा। ये 3 वाक्य में लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, पहले ही बताया था, है, हा, ही, हूँ, ये शब्द आए तो ये प्रेजेंट के अंतर्गत आएंगे। है वाले शब्द जो आएंगे वो प्रेजेंट के अंतर्गत आएंगे। थे, था, थी, ये जो शब्द आएंगे वो पास्ट के अंतर्गत आएंगे। गए, गा, गी, ये शब्द आएंगे वो फ्यूचर के अंतर्गत आएंगे। अब फर्क क्या था? फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का था और फर्क था वर्ब का। देखिए परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा हमेशा। आपको ये भी चाहिए, देखिए टेंस सीखना, व्याकरण सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यदि आना चाहिए, यदि आपको आना चाहिए तो आपकी वर्ड पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वर्ड पावर यदि आपकी मजबूत नहीं है तब आप आगे नहीं बढ़ सकते अंग्रेजी में किसी भी सूरत में। नियम है, आप रट लोगे, नियम रट लोगे वाक्यों के। जैसे आपने पक्का कर लिया, यदि आपने नियम रट लिया, एक फॉर्मूला मान ले अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैंने वाक्य दे दिया कि वह आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये वाक्य दे दिया। अब यदि आपको ये भी पता नहीं कि लड़ाई को हम बोलते क्या हैं अंग्रेजी में, तब आपके ये नियम किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको आगे बढ़ने के लिए न कि ये जरूरी है कि आप व्याकरण को सही तरीके से नियम को पढ़ लो, आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल सा तरीका है, आपको बताया भी होगा मैंने। आप अच्छी सी एक डिक्शनरी लेकर के आइए, नियम बनाइए कि हमें प्रतिदिन सिर्फ 20 मीनिंग याद करने हैं। ठीक है, आप प्रतिदिन 20 मीनिंग याद करोगे तो एक महीने में 600 मीनिंग आपके याद हो जाएंगे और 12 महीनों में 7200 मीनिंग याद हो जाएंगे, जो बहुत होते हैं अपने आप में। ठीक है, इसी तरीके से करने पड़ेंगे आपको वर्ड पावर। अब आपको दूसरा तरीका ये होगा कि आप अपने दिमाग में इसी तरीके के वाक्यों को सोचिए, जैसे वह गाम चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह गा चुका होगा, वह नाच चुका होगा, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, वो 15वीं पास कर चुका होगा, उसने MA कर ली होगी। अब इस तरीके के आप 20, 30, 40 वाक्य लिखिए। ऐसे वाक्य लिखिए जिसमें आपको मीनिंग आपको आते भी नहीं हो। उसके बाद आज सबके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप सभी फ़ोन से डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उन शब्दों को सर्च कीजिए कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और फिर वाक्य के अंदर लिखिए। यदि आप ऐसा करोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके। ऐसे ही अंग्रेजी सीख सकते हो, सीधी अंग्रेजी नहीं सीख सकते आप। ठीक है, अंग्रेजी आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ये मान के चलिए। आप यदि ये भरोसा करके चल रहे हो कि एक जो फलाना टीचर है वो अंग्रेजी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता है, वो हमें सिखाएगा, नहीं। आप खुद चाहें तो किताबों से ही अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि नियम यदि टीचर ने बनाए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं किताबों से ही देखे होंगे। आप अच्छी एक किताब ला करके ही सीख सकते हैं व्याकरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो वर्ड पावर की आएगी। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको मान लीजिए ये शब्द जाना है और जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। अब यदि आपको ये पता ही नहीं है कि जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, सेकंड होती है वेंट और थर्ड होती है गोन। अब यदि आपको ये पता ही नहीं है कि गो की थर्ड फॉर्म है क्या, अब बताइए तब आपका ये नियम किस काम का जो आपने रट रखा है? आपका ये नियम किस काम का? इसमें वर्ब की ये फॉर्म आएगी, इसमें ये आएगा, ये कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, अपने व्याकरण को ही मजबूत कीजिए। और व्याकरण को इससे ज़्यादा यदि मजबूत करना है तो आप अपने वर्ड पावर को मजबूत कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है वो 20 दिनों में अंग्रेजी व्याकरण सीख सकता है। ये चाहिए कि उसकी वर्ड पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। आप मेरे पास आइए, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करके आइए और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ यदि आप इस तरीके से आओगे तब आप आराम से अंग्रेजी व्याकरण है वो 20-25 दिनों में सीख जाओगे। वो कोई ज़्यादा नहीं है। जब आप पूरे गहरे जाओगे अंग्रेजी के अंदर तब ये तो अथाह है, तब तो अनंत है।
आप सीखते जाओ, अंत होगा नहीं, क्योंकि सीखने की न तो कोई सीमा होती है, न कोई समय होता है, न सीखना अंत होता है। लेकिन ठीक ठाक अंग्रेजी आप व्याकरण यदि आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से सीख जाओगे। जैसे अभी आपने नियम तो रट रखे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तीनों के तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जब हम बात करें प्रेजेंट की तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव। देखिए ये चुका वाले हैं, ये परफेक्ट वाले हैं, तो परफेक्ट में जितनी हेल्पिंग वर्ब आपके ना, हेल्पिंग वर्ब अच वाली है, अच वाली हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, अच वाले 3 है, हैज हैव हेड, तो ये इसमें हैज या हैव, इसमें हेड, और ये जो तीसरा होगा उसमें आएगा विल हैव या सेल हैव। अभी के लिए सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद हम वाक्य करेंगे तब पूरा लिखवाऊंगा मैं कि इसमें ये पहचान है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले अब वही बात, आपको एक वचन बहुवचन की टेंशन है, तो जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के अंत में अस है वो एक वचन, और जिसमें अस नहीं है वो किसके साथ होगा, बहुवचन के साथ होगा। रही बात एक ही है, अब जैसे इसमें देखिए ये एक ही है हेड, पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड होती है, तो इसमें क्या होगा, एक ही है तो एक ही व्यक्ति है यदि घर में, तो काम करने वाला भी वही, कमाने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है, लगाने वाला भी वही है। मतलब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें किसका प्रयोग होगा, हेड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए ये है विल हैव या सेल हैव, तो यहाँ तरफ जाइए, विल हैव और सेल हैव की बात करेंगे तो वो तो वही बात, आई और वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल, हमें यही करना था। इसमें एक वचन और बहुवचन के बारे में हमें ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं लेनी थी। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखिए सब्जेक्ट में है तो आई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या आएगी, आई। प्रेजेंट में, आई प्रेजेंट में क्या होगा, प्लूरल होगा, मतलब आई हैव गो के थर्ड फॉर्म गोन टू विलेज, या आप आई हैव रीच्ड टू विलेज भी कर सकते हो, पहुंच जाना, काम गया हूँ, जा चुका हूँ या पहुंच चुका हूँ, एक ही बात है, रीच्ड भी कर सकते हो। इसमें आई हैड गोन टू विलेज, ठीक है, और आई विल हैव या सेल हैव, विल हैव ही लिखिए, विल हैव गॉन टू विलेज। फर्क क्या है देखिए ध्यान से, फर्क सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, फर्क सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, बाकी कुछ फर्क है ही नहीं। समझ में आ गई बात आपके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा टेंस होगा जिसमें वर्तमान में कोई न कोई काम पूरा हो चुका होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, आइडेंटिटी क्या है। अब इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। वाक्य जो भी होगा यदि उसमें काम पूरा हो गया होगा तो वो प्रेजेंट टेंस के अंतर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा। मतलब वो परफेक्ट के अंतर्गत, ये पकड़ के नहीं बैठना है आपको कि आपको चुका चुकी चुके नजर आएंगे तभी परफेक्ट होगा, नहीं। आप वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा और वाक्य में कोई न कोई यदि काम पूरा हो गया है तो वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आइए। यदि वर्तमान में कोई काम पूरे होने की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। भूतकाल की कोई बात होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं कि मैं आज से 1 महीने पहले मैंने इसी समय ये काम पूरा कर लिया था, तो इसका मतलब वो भूतकाल की बात थी और भूतकाल में वो काम पूरा हो गया था। इसका मतलब वो हम किसके अंतर्गत लेकर जाएंगे, पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत ले जाएंगे। फ्यूचर की बात करें, जैसे आज से 1 महीने के बाद इसी दिन मैं अपना ये काम पूरा कर चुका हूँगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात होगी और फ्यूचर में काम पूरा हो गया है, इसका मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो काम पूरा हो गया है उसको हम परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। ये सिर्फ तुक्के की आड़ू पहचान हमें बताई हुई है कि चुका चुकी चुके नजर आए तभी परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया की हम बात करें तो सहायक क्रिया में
सहायक क्रिया में या तो आएगा हैज और या आएगा हैव। ठीक है। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत एक वचन बहुवचन की बात करें तो जिस स्पेलिंग के अंत में अस, इसका प्रयोग एक वचन के साथ, और जो दूसरा बच गया उसका प्रयोग होगा बहुवचन के साथ। ठीक है। जैसे ही, सी, इट या कोई नाम होगा तो एक वचन, आई, यू, वी और दे, ये शब्द आएंगे कर्ता के रूप में तब, और या एक से अधिक नाम, उसका प्रयोग होगा बहुवचन के साथ। वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाएं। जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। ठीक है। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट पूरा करना। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। परफेक्ट में मैंने पहले ही बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखो पूरा करना को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट, और यदि उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म भी होती है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म भी होती है कंप्लीटेड। तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। यदि पूरा कर चुकी आता तो हिज की जगह हम क्या करते, हर करते। ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव वाक्य। और जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या आएगा, ही हैज़ नोट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। तो हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा इसमें। ठीक है। क्योंकि वाक्य ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हैज़ ही नोट यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, दोनों सही होंगे। और ये वाक्य आप इसी तरीके से लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको वाक्य का निर्माण करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। ठीक है। आपको मेन 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब क्या आएगी। टेंस में 2 चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, एक वर्ब चेंज हो रही है। बाकी वाक्य को बनाने के नियम है वो सेम ही रह रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कहीं और लग रहा है, पास्ट परफेक्ट में कहीं और लग रहा है। नहीं, स्थान सेम होंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही आपको चेंज करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी, जहाँ है वहाँ क्या लगा दीजिए, थे लगा दीजिए। ठीक है। जहाँ है वहाँ आप लगा दीजिए थे। ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें आएगी हैड। इसमें एक ही है, तो एक है तो एक वचन के साथ भी वही होगा, बहुवचन के साथ भी होगा। मतलब अकेला है तो कमाने वाला भी वही है और खाने वाला भी वही है। ठीक है। अब देखिए वाक्य बनाएंगे कैसे। पीछे वाला हमने क्या था, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। तो है की जगह यहाँ क्या आएगा, था आएगा। तो पहले जो हमने वाक्य बनाया था सेम उसी रूप में बनेगा। क्योंकि जो टेंस है वो सेमी टेंस है, वो चेंज हुआ है की जगह थे आया है, ये परिवर्तन हुआ। इसका मतलब हिंदी में ये परिवर्तन हुआ तो इंग्लिश में टेंस परिवर्तन हो जाएगा। टेंस में क्या होगा, उसमें हमने जो पहला अभी क्या बताया था, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये था।
अब इसमें क्या होगा, ये था अभी जो हमने पहले बनाया था, कब था, जहाँ है की जगह यहाँ था की जगह क्या था, है था। अब था आ गया, इसका मतलब पास्ट आ गया, और जैसे ही पास्ट आया तो पास्ट आते ही इस अस की जगह आप लगा दीजिए डी, यानी हैज की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा। इस तरीके से वाक्य का निर्माण होगा। और जैसे ही आप नेगेटिव की में जाओगे तो ही हैड नोट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अफर्मेटिव की तरफ जाओगे, इंटेरोगेटिव की, तो हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और लास्ट में लगा दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ जाओगे तब आप यहाँ क्या लगा दीजिए, नोट, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये लगाना अनिवार्य है, ये आपने नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है।